क्लास 11th का यूनिट नंबर 3, जिसका नाम है तत्वों का वर्गीकरण एवं गुणों में आवर्तिता, जिसे इंग्लिश में क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स एंड पेरियोडिसिटी इन प्रॉपर्टीज कहते हैं। इस चैप्टर में हम देखेंगे आयनन का सही अर्थ, मीनिंग ऑफ आयनाइजेशन। दूसरा हम देखेंगे संयोजी कोष के इलेक्ट्रॉन किसे कहते हैं, जिसे अंग्रेजी में वैलेंस इलेक्ट्रॉन कहा जाता है। तीसरा हम जानेंगे आयनन ऊर्जा, अर्थात आयनन ऊर्जा की परिभाषा क्या है। आयनन ऊर्जा को हम आयनन विभव या आयनन एंथैल्पी भी कहते हैं, जिसे अंग्रेजी में आयनाइजेशन एनर्जी, आयनाइजेशन पोटेंशियल या इसे आयनाइजेशन एंथैल्पी भी कहते हैं। अब हम आयनन ऊर्जा को अच्छी तरह से समझने के लिए कुछ बातों को अच्छी तरह से जानेंगे, जैसे कि आयनन का सही अर्थ क्या होता है, अथवा संयोजी कोष के इलेक्ट्रॉन किसे कहते हैं। इन दोनों को जानना इसलिए आवश्यक है क्योंकि जब हम आयनन ऊर्जा को परिभाषित करेंगे तो ये दोनों शब्द जरूर आएंगे। तो इन दोनों शब्दों का अर्थ हमें अच्छी तरह से मालूम होना चाहिए ताकि हम आयनन ऊर्जा को अच्छी तरह से समझ लें। तो आयनन ऊर्जा को समझने के लिए चलिए कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट देखते हैं। यहाँ पर आप देखेंगे हमने कुछ एग्जाम्पल लिख रखे हैं, जैसे सोडियम, क्लोरीन, कार्बन, ऑक्सीजन, मैग्नीशियम, आयरन और पोटेशियम। इन्हें हम उदासीन परमाणु कहते हैं। उदासीन परमाणु इसलिए कहते हैं क्योंकि यहाँ पर जो एलिमेंट्स यानी कि तत्वों के जो संकेत लिखे हुए हैं उनके ऊपर किसी प्रकार का कोई भी न तो धनावेश लिखा हुआ है और ना ही ऋणावेश लिखा हुआ है, इसलिए हम इन्हें परमाणु की उदासीन अवस्था कहते हैं। ये सारे के सारे जो परमाणु हैं, इन लोगों ने कोई भी अपना अष्टक पूरा करने के लिए ना तो इलेक्ट्रॉनों का त्याग किया हुआ है और न ही इलेक्ट्रॉनों का ग्रहण किया हुआ है, इसलिए इन परमाणुओं पर किसी प्रकार का कोई भी आवेश नहीं लिखा हुआ है। फलस्वरूप जब भी कोई परमाणु इन परिस्थितियों में लिखा होता है तो उसे हम उदासीन परमाणु कहते हैं। दूसरी ओर हम देखते हैं यहाँ पर लिखा हुआ है Na+, Mg2+, Fe2+, Al3+, इसे हम आयनित परमाणु कहते हैं। ठीक उसी प्रकार Cl- आयन, O2- आयन, N3- आयन, इन्हें भी हम क्या बोलते हैं, आयनित परमाणु कहते हैं। अर्थात आयनित परमाणु तभी हम कहेंगे जब किसी भी तत्व के संकेत के ऊपर में प्लस या माइनस आवेश लगा होता है। अगर किसी तत्व के संकेत के ऊपर में प्लस या माइनस चार्ज न लगा हो तो उसे हम उदासीन परमाणु कहेंगे। अब हम देखेंगे आयनन का सही अर्थ क्या होता है। तो आयनन के सही अर्थ को समझने के लिए कुछ केमिकल रिएक्शंस को हम देखते हैं। यहाँ देखिएगा हमारे पास एक सोडियम एलिमेंट है। ये जो सोडियम एलिमेंट है वह अपनी परमाणुविक अवस्था में लिखा हुआ है, अर्थात यह एक उदासीन परमाणु है। ये जो सोडियम होता है वह अपना अष्टक पूरा करने के लिए सभी को पता है एक इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है। चूंकि यह एक इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है इसलिए सोडियम पर एक प्लस आवेश आ जाता है। ठीक उसी प्रकार से मैग्नीशियम भी अपना अष्टक पूरा करने के लिए 2 इलेक्ट्रॉनों का त्याग करता है, इसलिए मैग्नीशियम पर 2+ आयन आ जाता है। ये जो 2 एग्जाम्पल्स है उन्हें संयुक्त रूप से कहेंगे कि इनमें आयनन की क्रिया हो रही है। अर्थात अभी इन एग्जाम्पल्स को देख करके आप कह सकते हैं कि किसी भी एलिमेंट के द्वारा धन आयन बनाने की प्रवृत्ति को हम क्या कहते हैं, आयनन कहते हैं। लेकिन केवल इतना ही एग्जाम्पल देखा और आयनन को समझने का प्रयास किया तो आगे चल करके आयनन की जो सही परिभाषा है वो आपको प्राप्त नहीं हो सकती है। इसके लिए एक और एग्जाम्पल लेते हैं। यहाँ पर देखिएगा हमारे पास है क्लोरीन परमाणु। ये भी अपनी उदासीन अवस्था में है। क्लोरीन अपना अष्टक पूरा करने के लिए एक इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करता है, इसलिए क्लोरीन में एक ऋणावेश आ जाता है। ठीक उसी प्रकार से ऑक्सीजन अपना अष्टक पूरा करने के लिए 2 इलेक्ट्रॉनों का ग्रहण करता है, इसलिए ऑक्सीजन में 2+ आयन उपस्थित हो जाता है। इन दोनों क्रियाओं को ही भी हम संयुक्त रूप से आयनन की क्रिया कहेंगे, क्योंकि यहाँ पर भी देखिए जो एलिमेंट्स है, जो परमाणु हैं वो आयन के रूप में बदल गए हैं। तो यहाँ पर भी इसे हम आयनन बोल रहे हैं और यहाँ पर भी जो परमाणु थे वो भी आयन, उस पर भी आयन आ गए,
इसलिए भी हम क्या बोलेंगे, यहाँ पर आयनन की क्रिया हो रही है। लेकिन क्या वास्तविक परिस्थिति में दोनों की क्रियाओं को हम क्या बोलेंगे, आयनन कहेंगे? तो आपको पता चलेगा कि नहीं, ये जो दूसरा एग्जाम्पल है उसमें आयनन की क्रिया नहीं हो रही है। आयनन की क्रिया के लिए दो बातों का होना जरूरी है। पहली है कि वो जो परमाणु है उदासीन परिस्थिति में होना चाहिए। तो दोनों ही एग्जाम्पल में आपने जो लिया हुआ है वो सारे के सारे क्या है, पर उदासीन परमाणु है। लेकिन दूसरी शर्त, आयनन के लिए दूसरी शर्त है कि वो उदासीन परमाणु इलेक्ट्रॉन का त्याग करता हो। तो पहले एग्जाम्पल में जितने भी उदासीन परमाणु हैं वो इलेक्ट्रॉनों का त्याग कर रहे हैं, लेकिन जो नीचे जो एग्जाम्पल्स लिखे हुए हैं उनमें जो परमाणु है, उदासीन परमाणु है, वो इलेक्ट्रॉनों का त्याग न करके इलेक्ट्रॉनों का ग्रहण कर रहे हैं। तो आयनन की क्रिया उसी परिस्थिति में कहा जाएगा कि जब कोई उदासीन परमाणु इलेक्ट्रॉन त्याग करके धन आयन बनाता हो, तभी उस परिस्थिति में उसे हम आयनन की क्रिया कहते हैं। अगर कोई उदासीन परमाणु ऋण आयन ग्रहण करके Cl माइनस आयन या फिर कोई भी ऋणावेशित आयन बनाता होगा, तब उसे हम आयनन की क्रिया नहीं कहेंगे। तो आयनन को आप फाइनली इस प्रकार से परिभाषित कर सकते हैं। उदासीन परमाणु के द्वारा इलेक्ट्रॉन त्याग कर धन आयन बनाने की प्रवृत्ति को हम क्या कहते हैं, आयनन की क्रिया कहते हैं, ना कि उदासीन परमाणु के द्वारा इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके ऋण आयन बनाना। अर्थात आयनन की क्रिया उसी परिस्थिति में कहेंगे जब कोई उदासीन परमाणु इलेक्ट्रॉन त्याग कर धन आयन बनाता हो। तो ये है आयनन का सही अर्थ। अब हम देखेंगे संयोजी कोष के इलेक्ट्रॉन किसे कहते हैं। संयोजी कोष के इलेक्ट्रॉन को समझने के लिए हम एक नज़र डालते हैं परमाणु की संरचना पे। आप सभी को पता है कि परमाणु का जो मध्य भाग होता है उसे हम नाभिक कहते हैं, और उस नाभिक के चारों अनेक कक्षाएं बनी होती हैं जिन्हें हम ऑर्बिट या फिर कोश या फिर कक्षा भी कहते हैं। इन सभी कक्षाओं में कुछ न कुछ इलेक्ट्रॉन्स उपस्थित होते हैं। अब ये जो इलेक्ट्रॉन होते हैं उनमें से किस इलेक्ट्रॉन को हम संयोजी कोष के इलेक्ट्रॉन कहेंगे, इसे हम ध्यान से देखेंगे। सभी कोष में आपको इलेक्ट्रॉन नजर आ रहे हैं, लेकिन यहाँ पर हम संयोजी कोष के इलेक्ट्रॉन किसे कहेंगे, ये जो अंतिम कोष है, ये जो बाहर का जो कोष है, इस बाहर के कोष में ये जो इलेक्ट्रॉन्स दिखाई दे रहे हैं आपको, इन्हीं इलेक्ट्रॉनों को हम संयोजी इलेक्ट्रॉन कहते हैं। तो किसी भी परमाणु के अंतिम कोष में, बाहर के कोष में जो इलेक्ट्रॉन उपस्थित होते हैं उन इलेक्ट्रॉनों को हम संयोजी कोष के इलेक्ट्रॉन कहते हैं, या फिर इन्हें हम संयोजी इलेक्ट्रॉन भी कहते हैं, या इन्हें हम बाह्य या अंतिम कोष के इलेक्ट्रॉन भी कहते हैं। तो संयोजी कोष के इलेक्ट्रॉन को आप इस प्रकार से परिभाषित कर सकते हो कि किसी भी परमाणु के अंतिम या बाहरी कोष में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों को ही संयोजी कोष के इलेक्ट्रॉन कहा जाता है। तो याद रखिएगा, जब भी आपको संयोजी कोष के इलेक्ट्रॉन बोले तो आपके दिमाग में आना चाहिए कि किसी परमाणु के बाह्य कोष, बाहरी कक्षा में उपस्थित जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उसके बारे में बात किया जा रहा है। अब हमने संयोजी कोष के इलेक्ट्रॉन को अच्छी तरह समझ लिया, ठीक। अब हम समझने जाएंगे कि आयनन ऊर्जा किसे कहते हैं। तो आयनन ऊर्जा किसे कहते हैं उसे ध्यान से सुनिएगा। अब उसको समझने के लिए एक बात थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा कि आपको पता है कि ये नाभिक है, नाभिक में धनावेश उपस्थित होता है और जितने भी इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उनमें ऋणावेश उपस्थित होता है, और इनके मध्य में कुछ न कुछ आकर्षण बल होता है, क्योंकि यहाँ धनावेश है और इलेक्ट्रॉनों में ऋणावेश है, तो धनावेश और ऋणावेश के मध्य में आकर्षण बल होता है। अब जैसे जैसे इन इलेक्ट्रॉनों की दूरी बढ़ती चली जाती है, नाभिक और इलेक्ट्रॉनों के मध्य आकर्षण बल कम होता चला जाता है। तो अगर हम बात कहेंगे तो इस नाभिक का सबसे अधिक आकर्षण बल रहेगा पहली वाली कक्षा में, और इस नाभिक का सबसे कम आकर्षण बल रहेगा बाह्य कक्षा में। अब आयनन ऊर्जा किसे कहेंगे, ये जो संयोजी कोष के इलेक्ट्रॉन है, ये जो अंतिम कोष के इलेक्ट्रॉन है, इन इलेक्ट्रॉनों को बाहर निकालने के लिए, इन इलेक्ट्रॉनों को बाहर निकालने के लिए जिस ऊर्जा की हमें आवश्यकता होती है उसी ऊर्जा को हम आयनन ऊर्जा कहेंगे। तो आयनन ऊर्जा को कुछ इस प्रकार से परिभाषित कर सकते हैं, किसी भी परमाणु के अंतिम कोष में, जिसे हम बाहरी कोष
या संयोजी कोष कहते हैं, उन इलेक्ट्रॉनों को बाहर निकालने के लिए जितनी ऊर्जा की आवश्यकता होती है, उस ऊर्जा को हम आयनन ऊर्जा कहते हैं। तो बाहरी कोश में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों को बाहर निकालने के लिए आपको जो भी न्यूनतम ऊर्जा लगे, जो भी ऊर्जा लगेगा, उसी ऊर्जा को हम आयनन ऊर्जा कहते हैं। आयनन ऊर्जा को हम आयनन विभव या इसे आयनन एंथैल्पी भी कहते हैं और इसे डेल एस से या फिर आई ई से दर्शाते हैं। अब हम आयनन ऊर्जा की एक दूसरी परिभाषा देखेंगे। किसी परमाणु को आयनीकृत करने के लिए जितनी ऊर्जा की आवश्यकता होती है, उसे भी हम आयनन ऊर्जा कहते हैं। आयनीकृत करना मतलब उसके अंतिम कक्षा से इलेक्ट्रॉनों को बाहर निकालना। तो जो उतने सारे शब्द थे कि बाह्य कक्षा, अंतिम कक्षा या संयोजी कोष के इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए, तो उनको एक शब्द के रूप में सिमेट दिया गया है, आयनीकृत करने की क्रिया। तो किसी भी परमाणु को आयनीकृत करने के लिए, अर्थात उसके अंतिम कोश से इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए जितनी ऊर्जा की आवश्यकता होती है, उसे हम आयनन ऊर्जा कहते हैं। तो वो सारे शब्दों को आयनीकृत शब्द में सिमेट करके रख दिया गया है, इसलिए परिभाषा कुछ छोटी नजर आ रही है, परंतु दोनों ही परिभाषा सेम है। इसकी तीसरी परिभाषा कुछ इस प्रकार से हो सकती है। किसी परमाणु के अंतिम कक्षा में 1 मोल इलेक्ट्रॉन को, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन की मात्रा बता दी गई है, बस इतना ही है। तो किसी भी परमाणु के अंतिम कक्षा में 1 मोल इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए जितनी न्यूनतम, जितनी कम से कम ऊर्जा की आवश्यकता होती है, उसे भी हम आयनन ऊर्जा कहते हैं। तो ये 3 परिभाषा है। आप एग्जाम में तीनों में से कोई भी परिभाषा लिख सकते हैं, परंतु आयनन ऊर्जा की एकदम सही परिभाषा को आपको जानने के लिए कुछ मुख्य 3 बातों को जानना जरूरी है। तो आयनन ऊर्जा को परिभाषित करने के लिए सही परिस्थिति क्या है, देखेंगे। आयनन ऊर्जा को परिभाषित करने के लिए पहली परिस्थिति है कि परमाणु जो है वह तटस्थ अवस्था में होना चाहिए। तटस्थ अवस्था का अर्थ होता है कि परमाणु उत्तेजित अवस्था में नहीं होना चाहिए, अर्थात परमाणु में किसी प्रकार की कोई भी ऊर्जा नहीं होनी चाहिए। अर्थात जब परमाणु में किसी प्रकार की कोई भी ऊर्जा नहीं होती है, तब उसे हम परमाणु की तटस्थ अवस्था कहते हैं, जिसे अंग्रेजी में हम ग्राउंड स्टेट भी कहते हैं। दूसरी परिस्थिति होना चाहिए कि परमाणु विलगित होना चाहिए। विलगित का अर्थ होता है कि वह परमाणु किसी भी अन्य परमाणु से किसी प्रकार का कोई भी बंध बना करके न जुड़ा हो, अर्थात वह परमाणु किसी भी तरीके से किसी अन्य परमाणु से जुड़ा नहीं होना चाहिए, वह एकदम अलग थलग होना चाहिए। तब ऐसे परमाणु को हम विलगित परमाणु कहते हैं। इसकी तीसरी परिस्थिति है कि परमाणु जो है वो गैसीय अवस्था में होना चाहिए। तो आयनन ऊर्जा को सही रूप से परिभाषित करने के लिए उसमें ये 3 बातों का होना आवश्यक है। पहला, परमाणु जो होना चाहिए वो तटस्थ अवस्था में होना चाहिए। दूसरा, परमाणु जो होना चाहिए विलगित होना चाहिए। और तीसरा, परमाणु जो होना चाहिए वह गैसीय अवस्था में होना चाहिए। तो उसकी सही परिभाषा कुछ इस प्रकार से होगी। इस परिभाषा में हम पहले इन तीनों शब्दों को खोजते हैं। ये देखिए, ये तटस्थ अवस्था आया हुआ है, दूसरा विलगित है, यहाँ पर विलगित शब्द आया हुआ है, तीसरा गैसीय अवस्था है, तो यहाँ पर आप देखिएगा गैसीय अवस्था या फिर गैसीय परमाणु आया हुआ है। अब हम इसको सही रूप से परिभाषित इस प्रकार से कर सकते हैं। तटस्थ अवस्था में किसी विलगित गैसीय परमाणु की बाहरी कक्षा से एक इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए जितनी ऊर्जा की आवश्यकता होती है, उसे हम आयनन ऊर्जा कहते हैं। अर्थात यहाँ पर जो शुरू में जो 3 शब्द है वो आए हुए हैं और बाद की जो परिभाषा है वो सेम है। तो तटस्थ अवस्था में किसी विलगित गैसीय परमाणु की बाहरी कक्षा से एक इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए जितनी ऊर्जा की आवश्यकता होती है, उसे हम आयनन ऊर्जा कहते हैं। अब हम देखेंगे आयनन ऊर्जा से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बातें। आयनन ऊर्जा की जो इकाई होती है वह होती है इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इसकी दूसरी इकाई किलो जूल प्रति मोल भी होती है। अब आयनन की क्रिया के लिए आपको पता है कि परमाणु के अंतिम कोश से, बाह्य कोश से हमें इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालना होता है। तो किसी भी परमाणु के इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए आपको ऊर्जा की आवश्यकता होती है। तो स्वाभाविक है आप उस परमाणु से इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए आप उसे ऊर्जा देंगे।
इसका मतलब ये है कि उस परमाणु की ऊर्जा को आप बढ़ाएंगे। इसका अर्थ ये होता है कि आयनन ऊर्जा का मान हमेशा क्या होगा, बढ़ा हुआ प्राप्त होगा, अर्थात आयनन ऊर्जा का मान जो रहेगा हमेशा धनात्मक प्राप्त होगा। इसलिए हम यूं कह सकते हैं कि आयनन ऊर्जा का मान सदैव धनात्मक होता है। क्यों? क्योंकि आयनन की स्थिति में हमेशा परमाणु के जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उसको बाहर निकालने के लिए हमेशा उसे ऊर्जा देनी पड़ती है। इसलिए आयनन ऊर्जा का जो मान रहता है हमेशा धनात्मक होता है। तो ये आयनन ऊर्जा से संबंधित कुछ बातें थी जिसे हमने अच्छी तरह से जाना। नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे कि आयनन ऊर्जा कितनी प्रकार से होता है।